हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे 2021 सेट ए के। इसमें हम स्टार्ट करते हैं 71st क्वेश्चन से। तो 71st क्वेश्चन है, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। क्या रीज़न है कि वाटर अदर लिक्विड से कंपेयर में ज़्यादा सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये ठीक है। विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटनिंग, हाउ डू सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैंप्स। स्ट्रीट लाइटनिंग्स में लैंप लगे होते हैं, सोडियम लैंप्स और एलईडी लैंप्स। अब देखो, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एलईडी लैंप्स अच्छे हैं, बेटर होंगे एज कम्पेयर टू सोडियम लैंप्स। तो यहाँ पे हमारी बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस और ट्रिक्स वगैरह सब काम आएंगी। देखते हैं। सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप्स। ठीक है, अब देखो भाई, सोडियम लैंप्स तो 360 डिग्री प्रोड्यूस करते हैं, बट वो एलईडी के केस में ऐसी चीज़ नहीं है, वो प्रोड्यूस ऐसे नहीं करते हैं। अब सुनने में तो ये चीज़ नेगेटिव लग रही होगी कि यार 360 चारों तरफ लाइट प्रोवाइड करते हैं तो अच्छी बात है, बट आप खुद सोच के देखिएगा, स्ट्रीट्स होती हैं, यहाँ पे लैंप लगे हों, अगर ये चारों तरफ लाइट फैलाएंगे ना तो इनकी स्ट्रीट्स पे एफिशिएंसी कम आएगी नॉर्मली लाइट की। ठीक है, मेन हमें चाहिए था कि डायरेक्ट ये हमारा जो टारगेट एरिया है वहाँ पे डायरेक्ट लाइट जाए मैक्सिमम, ना कि फैले। क्योंकि अगर लाइट फैलेगी तो जहाँ पे जो टारगेट है वहाँ पे कम आएगी। इसीलिए ये एलईडी लैंप्स का फ़ायदा है कि वो अपनी एनर्जी को पूरा हर जगह फैलाते नहीं है, बल्कि जहाँ फोकस होता है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ करते हैं। ठीक है, बट फिर भी ये डाटा और उसके हिसाब से हम लोग देखें ना, तो नॉर्मली जो हम लोग ट्रिक्स फॉलो करते हैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ये गलत होएगी हमारी स्टेटमेंट। ट्रिक्स के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो, बट ये हमारी अवेयरनेस अगर हमें है इस चीज़ की तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ठीक कर पाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैंप्स। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। एलईडी लैंप्स न्यू टेक्नोलॉजी अच्छी है तो इससे बेटर होगी, तो इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत, हमारा आंसर है ए और सी। अब इसका मतलब थर्ड पक्का ठीक है, अब सारा ए के ऊपर है। एटलीस्ट हम लोग इसकी ये जो नॉलेज या ट्रिक्स यूज़ करके 2 ऑप्शन तक तो पहुँचे, 50-50 तक। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम तभी ठीक कर पाते हैं जब हमें इसकी अवेयरनेस होती, बट फिर भी काफ़ी बच्चों को मैं समझ सकता हूँ नहीं होती है इतनी चीज़ें पता, इतनी अवेयरनेस, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd, द टर्म एस2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। किस कंटेक्स्ट में बात की गई है एस2 की? तो ये भी है ना भाई, उस टाइम न्यूज़ में था, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। ठीक है, ये कोरोना के रिगार्डिंग था उस टाइम न्यूज़ में। तो याद रखना, जो कोई ऐसा कोई टॉपिक पूछ लेना कि कभी सुना ना हो, कुछ आइडिया ना हो, तो उस टाइम जो चीज़ें न्यूज़ में होती है ना वही उसका आंसर होता है। जैसे 2025 में भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो भी एम्यूनेशन या हथियारों के रिगार्डिंग था, जो न्यूज़ में टॉपिक था कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी कोरोना चल रहा था तो डिजीज़ को लेके था ये। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट थीम्स और रूल्स है, हमारी ट्रिक्स है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए 74 क्वेश्चन, बाइस्फेनॉल ए एक कॉज ऑफ कंसर्न, की कंपोनेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। अब लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथाइलिन टेरापेथलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखो, अगर हम लोग जो ट्रिक्स है हम लोग फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि लो डेंसिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम ओड वन आउट वाला रूल लगाते, इसको टिक करते, बट यहाँ पे भी हमारा रूल फेल हो गया। इसका आंसर है बी, पॉलीकार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन हार्डली किसी को पता होगा और हार्डली शायद किसी का ठीक हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन या तो छोड़ने के होते हैं या गलत हो जाते हैं जब लोग ट्रिक्स फॉलो करते हैं, तो कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्राइक्लोसन कंसिडर्ड हार्मफुल, हार्मफुल इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है। व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर ए लॉन्ग टाइम तक हाई लेवल के लिए एक्सपोज कर जाए तो वो हार्मफुल होता है। इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो, फूड प्रिजर्वेटिव्स तो एक पॉजिटिव चीज़ है,
फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंस भी पॉजिटिव चीज़ है, रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर्स भी पॉजिटिव है, बट टॉयलेट्रिक्स है, हम लोग टॉयलेट्स वगैरह में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ये एक नेगेटिव चीज़ की शो कर रहा है, और ये यहाँ पे इन्होंने पूछा है हार्मफुल ही। तो आप ऐसे रिलेट करके यहाँ तक पहुँच सकते हो इस आंसर तक, ठीक है। अदरवाइज इसमें इसके अलावा और कोई नॉलेज वर कोई कॉमन ट्रिक्स नहीं लगेगी, बस ये एक बेसिक आइडिया के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ट्राइकोलेशन जिसके हार्मफुल है वो, तो हार्मफुल कोई चीज़ हो सकती कैसे, टॉयलेट्रिक्स में इतनी सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते होंगे, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर भी होता है, तो उनका नेगेटिव इफेक्ट होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, ठीक है। कौन सा रीजन है कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है उनको लाइट ईयर में मेजर करते हैं, तो इसका आंसर है डी। ये भी हमारा नॉलेज बेस्ड है, हमें फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट में आता है, अगर हमें नॉलेज है तो ही हम इसको कर पाएंगे। आंसर है डी, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77, तो ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल बट हाउ डज आवर मॉडल डिफरेंट फ्रॉम दैट मॉडल, कि भाई हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो की है वो ब्रिटिश के मॉडल से कैसे डिफरेंट है। तो प्योर नॉलेज का और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ट्रिक्स नहीं लगेगी। देखिएगा, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरन बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। अब किसी ने केशवनंद भारती केस पढ़ा है और सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ है भाई, हमारी पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है हमारी पावर्स को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक। सेकंड स्टेटमेंट, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूटिविटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर की जाती है। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में, कि मिनिमम कितने जजेस की बेंच बैठती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बेंच कितने जजेस की बैठी थी और कौन से केस में बैठी थी। इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। इसका आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78th, एन गोपाल स्वामी यंगर कमेटी suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it। solely, सिर्फ इसी के लिए, कि जो मिनिस्टर और सेक्रेटरी होंगे ना वो सोलली सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और उसको प्रमोट करने के लिए होंगे। सोलली एक एक्सट्रीम वर्ड नहीं हो गया, तो ये हो गई गलत, ठीक है। अब आंसर सेकंड देखते हैं। अब देखना, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि फैक्चुअल वो चीज़ें गलत होती हैं, तो यहाँ पे इन 1970 डिपार्टमेंट भी है, रिकमेंडेशन दी थी ARC ने, और दिस वाज प्लेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर्स चार्ज, ठीक है। अब नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जहाँ पे इफेक्ट है वो गलत होता है, बट डी की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। इसको भी हम लोग मैक्सिमम गलत करते हैं, हम लोग डी मार के आते हैं हमारे रूल्स के हिसाब से, बट यहाँ पे भी हमारा रूल काम नहीं करता है। इसका ये सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दी है बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिक है वो फेल कर गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। देखो, इस साल 2021 का पेपर थोड़ा था नॉलेज ओरिएंटेड ज़्यादा था, और ट्रिक्स कम भी लगी हैं और थोड़ी बहुत गलत भी हुई हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी पहले सपोज लगा लो 10 में से 7 क्वेश्चन में लगती थी, इसमें 10 में से 6 क्वेश्चन में लगी हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉलेज वाले क्वेश्चन थे ना, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी के, वो काफ़ी डुएबल थे और ईजी थे। तो हर जगह हमेशा UPSC कुछ ना कुछ बैलेंस करके रखती है, ठीक है। तो अब की बात, लेकिन इसलिए बोलता हूँ कि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज होगी और आप बार बार PYQ से रिपीट करोगे, आपको आपकी कॉमन सेंस वो डेवलप होगी, और साथ में आपको ट्रिक्स की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ होंगी तभी आप एक काफ़ी अच्छे मार्जिन से प्री आराम से क्लियर कर दोगे, ठीक है। अब आते हैं 79 क्वेश्चन। देखिए, राइट टू प्राइवेसी कितना सिंपल है, आर्टिकल 21D। देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्वेश्चंस भी पॉलिटी का हम लोग पढ़ते हैं 77 लक्ष्मीकांत में। 80th क्वेश्चन UPSC ने कट किया है भाई, ठीक है। 81 क्वेश्चन देखो, राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द UN हैबिटेट मॉनिटर द कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड।
राइट टू सिटी एक एग्रीड ह्यूमन राइट है, ठीक है ये स्टेटमेंट तो, बट यूएन हैबिटेट मेंटेन कर रहा है, बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, गलत। ये हमारी ट्रिक है ना, फर्स्ट गलत, ये अब या तो थर्ड या टू एंड थर्ड एक साथ। अब थर्ड तो ठीक हो गई, अब सेकंड देखते हैं। राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसिस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। देखो कितनी अच्छी पॉजिटिव बात है। राइट टू सिटी हम लोग एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लोगों का अधिकार शहरों में उसके लिए, तो उनका अधिकार भी तो होगा ना, जो पब्लिक स्पेसिस है उनको वापस पाना और पब्लिक पार्टिसिपेशन करना, यही तो गवर्नमेंट प्रोमोट भी कर रही है पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो कितनी पॉजिटिव चीज़ है। तो सेकंड भी ठीक, थर्ड तो ठीक है ही, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 82nd क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट, ठीक है, एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। भाई अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उसमें है कस्टडी में, तो पुलिस स्टेशन में क्यों होगा, जेल में होगा ना वो। तो यहाँ पे यूपीएससी ने देखो यही गेम खेला है, एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, जो लास्ट वाली है ना, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में एरर कर दिया। तो एक चीज़ और आप लोग नोटिस करना, सपोज एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट बनाई, उस स्टेटमेंट में एग्जामिनर अगर यहाँ तक ख़त्म कर सकता था, बट उसको एग्जामिनर ने आगे खींचा है, तो उस खींचे हुए पार्ट में एग्जामिनर कुछ ना कुछ गलत पक्का देगा, जैसे इस क्वेश्चन में किया है। अगर एग्जामिनर चाहता तो इसको यहाँ तक खत्म कर सकता था, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट, लेकिन एग्जामिनर ने एंड लगा के इसको आगे बढ़ाया है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन और जेल्स को चेंज कर दिया आपस में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। सेकेंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। देखो पहली और दूसरी स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट भी कर रही हैं। अगर वो पुलिस स्टेशन में होगा तो उसको कोर्ट की परमिशन क्यों चाहिए होगी मिलने के लिए, वो जेल के अंदर है जो जुडिशियल कस्टडी में आता है, तो भी तो उसको परमिशन चाहिए ना। तो देखो इसमें हमारी कॉमन सेंस भी लगी, हमारी ट्रिक्स भी लगी। कितना बेसिक आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर है बी। ऐसे यूपीएससी है ना काफ़ी क्वेश्चन देती है जहाँ पे आपस में स्टेटमेंट्स को कंट्राडिक्ट करा देती है, तो वह ध्यान रखना। अब 83rd और क्वेश्चन देखो पॉलिटी का है, कितना आसान है। थोड़ा बस ओपन माइंड से करना है, पूरा ध्यान से रैशनल सोचते हुए आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन ए प्रिजनर मेक आउट ए सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स ए मैटर ऑफ हिज हर राइट, ठीक है। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, कोई अगर प्रिजनर सफिशिएंट केस बना देता है तो उसको पैरोल डिनाई नहीं हो सकती। क्यों भाई, मतलब आप खुद सोच के देखिएगा, लेट्स सपोज मैं कोई क्राइम कर देता हूँ, ठीक है, मुझे जेल हो गई, मुझे पैरोल चाहिए, तो मैं एक सफिशिएंट केस रख दूंगा और उसके बेस पे मुझे पैरोल मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा तो ये डिसाइड कौन करता है, मैं खुद थोड़ी ना डिसाइड करूंगा, कौन डिसाइड करता है, जजेस, कोर्ट, हमारे जुडिशरी वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड करेंगे कि भी सफिशिएंट केस है या नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी गलत, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन ए पैरोल रूल्स, यानी कि प्रिजनर्स क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो उस पर स्टेट, हर स्टेट के अपने रूल होंगे, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारी पार्शियल नॉलेज प्लस हमारी कॉमन सेंस और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यूज हुई है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 84th क्वेश्चन, नेशनल लेवल पे कौन सी मिनिस्ट्री है जो शेड्यूल ट्राइब एंड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट को एनफोर्स करती है, ट्राइब्स के रिगार्डिंग है, कौन होगी, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, आंसर डी डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 85th, ए लेजिस्लेशन विच कन्फर ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, कौन सा, आर्टिकल 14। कितना बेसिक लक्ष्मीकांत क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 86th, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर डेट इंडिकेट डेट इट इज ए फेडरल इन करेक्टर, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से बेसिक क्वेश्चन। देखो जो स्टैटिक क्वेश्चन आए हैं ना पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के, कितने आसान और डुएबल क्वेश्चन आए हैं, भले ही साइंस
थोड़ी टफ साइड आई हो इन्वायरमेंट और ट्रिक्स थोड़ी कम लगी हो, बट ये क्वेश्चन काफ़ी आसान दिए एग्जामिनर ने, इसलिए सारी चीज़ों पर फोकस करना है आपको। तो फेडरल करेक्टर कौन से हैं? जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हमारी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 87th, विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। स्टेट जो टर्म है उसको क्या डिफाइन करती है? अब देखो इसमें आपको अगर स्टेट्स का पता हो ना, स्टेट्स में गवर्नमेंट होती है, सिटीजन्स, ये सब चीज़ें होती हैं, स्टेट को आपको डेफिनेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर दोगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन है काफ़ी कंफ्यूजिंग, ठीक है। समझ सकता हूँ काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाएंगे, काफ़ी का गलत भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे गलत होंगे, कुछ का हमें आइडिया नहीं भी होगा। इसका आंसर है ए, ठीक है। स्टेट क्या होता है? एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक परमानेंट टेरिटरी होती है जिनकी, और सोवर्निटी होती है, और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है। ये 4 फीचर्स होते हैं स्टेट के, वो बोलते हैं, और वो यहाँ पे यूज़ किया, डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 88th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो जुडिशरी के रिगार्डिंग है, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप में कुछ बोलोगे, यहाँ पे CGI लिखा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा, नाम है क्या पता चेंज कर दिया हो। हाँ, यूपीएससी ऐसे करती है, खासकर पॉलिटी क्वेश्चन में है, प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर या कुछ और, बट वही है ना, आपको पहले पॉलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी के जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना, 15 क्वेश्चन आई सपोज, इसमें 13+ क्वेश्चन तो वो होते हैं जो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से होते हैं, जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए और उनको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस में ट्रिक्स हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन होता है, हमें मेन हमारी नॉलेज पे रिलाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ठीक, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से कॉपी पेस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। अब देखो नॉर्मली एग्जामिनर यहाँ तक खत्म कर सकता था स्टेटमेंट को, बट यहाँ पे एग्जामिनर ने लिखा एज द सुप्रीम कोर्ट डज, क्या तभी थोड़ा वेरिएशन भी हो, ठीक है। अगर नॉर्मली काफ़ी बच्चों ने इसको भी ठीक ही मारा था, बट बाद में यूपीएससी ने इसका आंसर सेकंड को गलत माना, इसका आंसर ए ही दिया है। तो हम लोग इससे को रिलेट कर सकते हैं कि एग्जामिनर ने ये ऐड किया है ना, तो ये कुछ जान के एक्स्ट्रा ऐड किया है इसको गलत बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। मोर ऑफ ये थोड़ा हमारा नॉलेज सेंट्रिक ज़्यादा क्वेश्चन था, ठीक है, और थोड़ा डेप्थ में नॉलेज हो इसकी जुडिशियल रिव्यू वाले की, खासकर रिव्यू की पावर, तो इसको हम लोग आराम से कर पाते हैं। अदरवाइज हमारे लिए काफ़ी टफ होता है क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक। 89th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। देखो ये तो सबको पता होना चाहिए, भाई इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजन है, ठीक है। यूएसए की तरह हमारा सिस्टम नहीं है कि स्टेट की अलग और सेंटर पे अलग। सेकेंड स्टेटमेंट, ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। ये स्टेटमेंट है गलत। हम सबको पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट से या मैम होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन बाय बर्थ ही होना चाहिए, थोड़ा नेचुरल सिटीजन से भी बन सकते हैं। यूएसए में ये प्रोविजन है कि वहाँ पे सिर्फ सिटीजन बाय बर्थ ही बन सकते हैं, शायद जहाँ तक आइडिया है, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। फिर भी इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये गलत होगी। थर्ड स्टेटमेंट, ए फॉरनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। क्यों भाई? सिटीजन्स खोने के काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पढ़ लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिटीजनशिप लॉस कैसे होती है, ठीक है। 4-5 पॉइंट्स हैं वो, किन किन कारणों की वजह से होती है, तो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉरनर को एक बार सिटीजन मिल गया तो उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस में। क्यों यार, कितने एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये भी गलत। आंसर ए। अब मैं बताता हूँ, अगर आपको इसकी नॉलेज ना हो तो ट्रिक्स के बेसिस पे कैसे सोल्व करना है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा है ओनली एक्सट्रीम वर्ड, वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। यहाँ पे लिखा है सिर्फ ओनली, 2 फैक्ट है, दोनों में एक्सट्रीम वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो जहाँ पे डबल फैक्ट दिया हो ना, वो स्टेटमेंट नॉर्मली ठीक होती है, ठीक है। और यहाँ पे वो सिर्फ ओनली है, एक ही है, इसको गलत किया एग्जामिनर ने, ठीक है। तो आंसर हमारा है ए।
तो वैसे मोर ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड था, आप ऐसे हर चीज़ में पजल ना हो जाओ, इसलिए मैं सिर्फ वही ट्रिक्स और वही रूल आपको बताता हूँ जो रिपीटेड टाइम्स पे हुए हैं, हर साल रिपीट होते हैं, और जो आपके लिए करना भी आसान है, अप्लाई करना ही बहुत आसान है, ठीक है। और जहाँ पे नॉलेज है वहाँ पे नॉलेज काम आती है। अदरवाइज काफ़ी जगह होता है कि जस्ट कुछ भी बनाने के लिए ट्रिक्स ही ट्रिक्स, हर चीज़ में ट्रिक्स बना देती हैं, उतना पॉसिबल नहीं है, और रियल एग्जाम टाइम पे आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाओगे। 19th क्वेश्चन, विथ 90 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। लिबर्टी का बेस्ट सेफ गार्ड क्या होगा? देखो भाई, इसमें हम अपनी जो नॉलेज है ना उसको यूज़ करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को। लिबर्टी को, लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी का बेस्ट सेफ गार्ड एक कमिटेड जुडिशरी। भी ये किसके प्रति कमिटेड जुडिशरी? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, एग्जीक्यूटिव के प्रति, किसके प्रति? कोई फिक्स नहीं है, तो जुडिशरी तो एग्जीक्यूटिव के प्रति भी कमिटेड हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे फिर वही है जैसे इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था। तो ए स्टेटमेंट होगी गलत। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अगर पावर को सेंट्रलाइज कर देंगे तो लिबर्टी का तो खतरा हो रहा है बल्कि, तो ये भी होगी गलत, क्योंकि हम हर कोई डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्यों भाई ज़रूरी है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हमेशा लिबर्टी को सेफ गार्ड करेगी? अब हिटलर वगैरह थे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, हिटलर भी तो चूज होके ही आया था सरकार, बाद में उसने अपना नाजिज्म और उसको प्रमोट किया था, तो ये भी होगा गलत। सेपरेशन ऑफ पावर, देखो कितनी अच्छी चीज़ है, हर ऑर्गन में अपने आप सेपरेशन ऑफ पावर होगी। तो सपोज लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो इंडिविजुअल की लिबर्टी को हार्म करता है, तो जुडिशरी क्या करेंगी? सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंसेस, यही हमारा मेन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 91, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट किसको वेल्थ करती है? बी डीपीएसपी को। कितना आसान क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट 92, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है? देखो, लीगल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, नेदर फंडामेंटल नो, ये भी नहीं। अब देखो, लीगल राइट्स अवेलेबल टू, लीगल राइट्स अवेलेबल टू, तो इनमें से कोई एक होगा, तो इसका आंसर है बी, किसी भी पर्सन को है प्रॉपर्टी का अधिकार। आप इससे भी गेट कर सकते हो कि बाहर की इतनी सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में काम करती हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदती तो है ही ना, तो बस इनका मतलब किसी भी पर्सन को लीगल राइट है। नेक्स्ट 93rd, इंडिया का 26 जनवरी 1950 में क्या स्टेटस था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, सोशलिस्ट और सेक्युलर ये जो वर्ड है ये कब ऐड किए गए थे, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, मतलब प्रियम्बल में जो ऐड किए थे ना, ये उस टाइम हमने प्रियम्बल के वर्ड से, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड किए थे? कमेंट सेक्शन में कीजिएगा आप कमेंट। 94th, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन से अडेयर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, यानी कि जिस गवर्नमेंट की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है, ठीक है। स्टेटमेंट में इसका आंसर छिपा है, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन। ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, नहीं। ए गवर्नमेंट वुज हेड इंजॉय नॉमिनल पावर, नहीं। ए गवर्नमेंट वुज हेड इंजॉय रियल पावर, नहीं। यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये इसका आंसर है। तो इसमें हमारी ट्रिक्स, नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब यूज हुई। अब देखिए 95th क्वेश्चन, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म, इंडिया के रिगार्डिंग द टर्म है हल बी, हो, कोई, परटेन टू, ये किस चीज़ को लेके है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डांस फॉर्म, आर्ट एंड कल्चर में हम डांस फॉर्म पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कहीं पढ़ा आपने? कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग हो, या फिर ट्राइबल लैंग्वेजेस? आप खुद सोच के देखिएगा, डांस फॉर्म कितनी होंगी? 20-30 होंगी कुछ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी, ये इंपॉर्टेंट थीम भी नहीं है यूपीएससी की, तो ऐसी चीज़ कभी पूछती नहीं यूपीएससी। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, ये भीमबेटका टाइप की 2-4 पढ़ी है हमने, और ज़्यादा पढ़ी ही नहीं। लेकिन ट्राइबल्स लैंग्वेज कितनी हो सकती है? ट्राइबल्स लैंग्वेज तो 100 से भी ज़्यादा हो सकती है ना। तो
इनका होने के चांसेस इसके ज़्यादा है और यही आंसर है। फिर भी आप सोच के देखिएगा, हो बिरसा मुंडा, ये हिस्ट्री में इस टाइप से पढ़े होगे ना, हो एंड बिरसा मुंडा इस टाइप में, तो वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो, ये ट्राइबल लैंग्वेज। 96 क्वेश्चन, ये पॉलिटिका है, भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स के थ्रू। देखो, भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत, टाइटल्स नहीं है भाई। लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट लिखा है आर्टिकल 18 में, फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में। ठीक है, ये टाइटल्स के अंडर इंक्लूड नहीं होते हैं। सेकंड, पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। इतने साल में क्या एक बार ही हुए होंगे? अब आप खुद सोच के देखिएगा, क्या एग्जामिनर ने हर साल ये जाके देखा हुआ कि यार इस साल हुए थे या नहीं हुए थे सस्पेंड? और क्या हमारे लिए ये चीज़ें याद करना पॉसिबल है? नहीं है। तो एग्जामिनर ने कोई तो हिंट दिया होगा कि स्टेटमेंट को ठीक होना या गलत होना है। तो यहाँ पे देखिएगा ओनली वंस, ये एक फैक्ट है, इसको चेंज करना आसान है, इसी को चेंज किया, ये हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। क्या तभी किसी साल कम या ज़्यादा दिए हों? फैक्ट है, इसको भी चेंज करना आसान, ये भी हो गया गलत। इन्होंने भी क्या पूछा है? नोट करेक्ट, तो इसका आंसर क्या है? डी, तीनों नोट करेक्ट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97th। देखिएगा 97th क्वेश्चन में क्या कहते हैं। द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड and Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2020 Tree City of the World। एक ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई बॉडी हो, क्या होती है? गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, हैदराबाद वाज सेलेक्टेड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। ठीक है, हैदराबाद में ही हम लोग आई थिंक मियावाकी मेथड लाए थे शायद, मे बी। ठीक है, और जिसका अगली साल 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मियावाकी मेथड पर, 2022 ही था, हाँ। ठीक है, तो देखो ऐसे यूपीएससी पूछती है क्वेश्चंस। तो अब देखो, अब आप ऐसे क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट देखिएगा, या तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है, या दोनों ठीक है लेकिन सेकंड फर्स्ट से कोई रिलेशन नहीं है, या तो फर्स्ट ठीक है सेकंड गलत है, या फर्स्ट गलत है सेकंड ठीक है। ठीक है, अब फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बॉडी यूपीएससी गलत देती है, तो ये गलत हो गई, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर क्या आ गया? डी। तो इसका मतलब सेकंड ठीक है। अब आप खुद सोच के देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में हैदराबाद को मेंशन किया है और सेकंड स्टेटमेंट में भी हैदराबाद, तो इसका मतलब ये है ठीक। ऐसे आपको ना, वरना क्योंकि हैदराबाद है, फैक्ट है, क्या पता इसको भी चेंज कर दिया हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी तो है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑलरेडी फर्स्ट स्टेटमेंट में हैदराबाद मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे और हैदराबाद सेकंड स्टेटमेंट में ही पूछा है, तो ये और फर्दर बोलता है कि भाई हैदराबाद ही था। ठीक है, अदरवाइज ऑप्शंस की सेटिंग्स के हिसाब से भी आंसर इस सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, आंसर है डी। अब भाई जो 98th क्वेश्चन था, ये पता नहीं भाई क्या इसमें लॉजिक लगा, क्या यूपीएससी ने सोच के पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको शायद मुझे नहीं लगता किसी को पता भी होगा इस क्वेश्चंस को, तो इन क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। और जो भी इसमें जो कॉमन सेंस और जो नॉर्मल जो हम लोग रूल्स और ट्रिक्स जो नॉर्मल फॉलो करते हैं वो इसमें फॉलो कहीं नहीं हुई हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग और वो सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, ऑलरेडी ये क्वेश्चन ही मिलता है कभी कभी वो भी। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक सी है शायद। नेक्स्ट है 99th। अब देखिए ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 32nd समर ओलंपिक्स। द ऑफिशियल मोटो ऑफ दिस ओलंपिक इज ए न्यू वर्ल्ड। मोटो है, थीम है, चेंज करना आसान है और वही एग्जामिनर ने किया है। यही सेम पैटर्न पर 2025 में भी एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, कि आई थिंक G20 कहा था कि G20 पता नहीं किस समिट की क्या थीम थी, वहाँ पे थीम थी, यहाँ पे मोटो था, इसको एग्जाम गलत करता है और वही करेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी गलत। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, skateboarding, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक।
ठीक है। अब ये इतने सारे गेम्स हैं, अब है तो फैक्चुअल, नॉर्मली गलत होना चाहिए, बट आप थोड़ा खुद सोच के देखिएगा। इतने सारे गेम्स है, अगर इनको इस स्टेटमेंट को एग्जामिनर ने गलत बनाना होता तो एग्जामिनर कैसे बनाता, यहाँ पे लिख देता ओनली गेम्स, इस टाइप का है, कुछ एक्सट्रीम वर्ड डालता है, कुछ डालता, ऐसा एग्जामिनर नहीं डाला है, तो ये स्टेटमेंट होगी नॉर्मली ठीक। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाला, ठीक है, वहाँ पे भी पूछा था कि आउटलुक, मेल, याहू इस टाइप के, ये एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये भी फैक्ट थे, बट ये है, ये भी स्टेटमेंट ठीक था। इसी साल में देख सकते हैं क्वेश्चन और था जो इसी बेस थीम पर रिपीट हुआ था, वो भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो ये 65th क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज ए वेक्टर्स, यहाँ पे दो फैक्ट है, इनको एज ए यूज्ड किया गया था, ये स्टेटमेंट ठीक। उसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन 99th क्वेश्चन आई थिंक, हाँ, कि जिस प्रकार बैक्टीरिया और वायरस को यूज किया था उसी प्रकार यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग इनको इंक्लूड किया था, सेम थीम पे यूज है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है 100th क्वेश्चन, लगता है यूपीएससी को स्पोर्ट्स से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है, हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्पोर्ट्स को लेके, अच्छी बात है, पूछना चाहिए, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, ये टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी इसमें, अब द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वोन, जो फाइनलिस्ट है ना, जो फाइनल जो टॉप रैंक वाला है, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा कितने ज़्यादा मैचेस जीता है, ठीक है। अब ये फैक्ट है, क्या अब तक कोई और ट्रिक या और मेथड यूज़ करते हो क्रिकेट में जानने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट, न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। अब देखो, होंगी तो दोनों एक साथ ठीक होंगी, अदरवाइज दोनों गलत होंगी, तो आंसर सी और डी में से कोई एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी, ठीक है। अगर किसी को भी थोड़ा बेसिक आइडिया हो कि भाई जो नंबर ऑफ ज़्यादा मैचेस जीता वो फाइनलिस्ट नहीं होता है, कुछ और मेथड्स क्राइटेरिया होते हैं, तो इसमें भी हमारी थोड़ा नॉलेज यूज़ होगी, अदरवाइज दोनों स्टेटमेंट आपस में जुड़ी हुई हैं, ये तो हम लोगों ने दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के जान लिया था। तो देखो 2021 का हमारा हो गया है, ठीक है। तो 2017 से 2021 का हमने डिस्कस कर लिया है। आपको क्या करना है, अब रिपीट करना है इनको दोबारा अगला साल का पेपर सोल्व करने से पहले, और साथ के साथ आप एक चीज़ और कर सकते हो, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली है मेरे चैनल पर ही है, तो उस वीडियो में है ना, मैंने है ना आपको कंपैरिजन किया है 2017 से 2019 के क्वेश्चंस का, कैसे, जैसे यहाँ पे एक ट्रिक लिख दी रूल, यहाँ पे मैंने बताई 2017 के कौन से ईयर में वो ट्रिक अप्लाई हुई है, 2018 के कौन से क्वेश्चंस में, 2019 के कौन से क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक पढ़ो और ये सारे क्वेश्चन सोल्व करो। तो आप अब ये जो पिछले साल के क्वेश्चन है ना, ट्रिक्स के हिसाब से सोल्व करो, ठीक है। इसकी वीडियो भी मैंने डाली हो यूपीएससी पे कि हाउ एलिमिनेशन ट्रिक्स वर्क इन यूपीएससी, ठीक है, हाउ एलिमिनेशन ट्रिक्स वर्क इन यूपीएससी, इसको लेके, ठीक है, वहाँ पे मैंने और अच्छे से समझाया है, तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट 2022 के डिस्कशन में।